Now this is our lecture 6 of solution chapter, and last time we have done osmosis. Clear? Osmosis. So today we will be doing numericals based upon osmosis and osmotic pressure. Okay. So say first numerical, 4% solution of urea is isotonic with 8% solution of unknown substance. Clear? Calculate, say, molecular mass of unknown substance. Molecular mass of unknown substance solution 4% दे रखा है. 4%. एक बात ध्यान रखना कि ऑस्मोसिस से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल आएगा 4% को हमेशा ग्राम पर वॉल्यूम में मानना है. हमेशा कैसे मानना है? ग्राम पर वॉल्यूम. 4% सोल्यूशन मीन्स 4 ग्राम ऑफ यूरिया dissolved in is in 100 ml of solution. ये बाय डिफॉल्ट लेना है इस चीज को. और 8% का मतलब क्या होगा? 8 ग्राम अननोन सब्सटेंस 100 ml सॉल्यूशन के अंदर है. आइसोटोनिक है दोनों. आइसोटोनिक का मतलब क्या है? प्रेशर ऑफ यूरिया, प्रेशर अननोन. ये आ जाएगा. प्रेशर ऑफ यूरिया विल बी इक्वल टू प्रेशर अननोन. ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों को इक्वल कर देंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया इंटू आर टी, कंसंट्रेशन ऑफ अननोन इंटू आर टी, दोनों इक्वल. कंसंट्रेशन इक्वल तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया इज टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वॉल्यूम. 100 ml है, 100 ml कैंसिल हो गया डायरेक्ट. लेकिन ध्यान रखना कई बार चेंज भी हो जाते हैं, तो इसलिए पूरा ध्यान रखना. नंबर मोल्स ऑफ यूरिया इज टू नंबर मोल्स ऑफ अननोन. नंबर मोल्स ऑफ यूरिया क्या होंगे? 4 ग्राम यूरिया है, 4 डिवाइडेड बाय 60 आ जाएगा. 60 यूरिया क्या होता है? NH2CONH2. 60 मासेस का इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अननोन. अननोन 8 है बाय में m इसका मोलर मास, तो 4 2, तो यहाँ से कितना आ गया? 120 आ जाएगा. 16 × 2 120. तो बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल था. आइसोटोनिक का मीनिंग क्लियर होना चाहिए. आइसोटोनिक मीन्स दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है. दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? सेम. और यूरिया भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, ये भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, तो आई की वैल्यू वेंटो फैक्टर भी इंट्रोड्यूस नहीं होगा. तो ये पहला न्यूमेरिकल था. नेक्स्ट नोट करेंगे. नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर. ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है. कैलकुलेट osmotic pressure of solution obtained by mixing 100 centimeter cube of 1.5% urea and say 100 centimeter cube of 3.42% cane sugar एट से 300 केल्विन या 27 डिग्री सेल्सियस. तो ये निकालना है. सॉल्यूशन देखेंगे इसका. 100 सेंटीमीटर क्यूब है, 1.5% यूरिया, यानी 1.5 ग्राम यूरिया 100 ml के अंदर और 100 ही ml सॉल्यूशन है. 1.5% मतलब क्या है? 1.5 ग्राम यूरिया पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, और 100 ml सॉल्यूशन दे रखी है, तो वेट इतना ही रहेगा. ऐसे ही 3.42% मतलब 3.42 ग्राम केन शुगर इज प्रेजेंट इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, और 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन दे रखी है, तो वेट इतना ही रहेगा. तो इसलिए प्रेशर जो होगा टोटल वो क्या होगा? प्रेशर ऑफ यूरिया प्लस प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू केन शुगर. केन शुगर यानी C12H22O11. तो मॉलिक्यूलर मास का 342 ही होता है. मॉलिक्यूलर मास क्या है? 342. तो अब यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया RT/V NRT/V प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ केन शुगर RT/V. तो RT/V कॉमन आ जाएगा. जब 100 सेंटीमीटर क्यूब ये है, 100 सेंटीमीटर क्यूब ये है, दोनों को मिक्स करेंगे टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 200. तो पहले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ केन शुगर, ये कॉमन RT/V. R 0.0821 लेंगे ताकि प्रेशर किस में आए? एटमॉस्फेयर में. T 300 केल्विन दे रखा है, केल्विन में ये होना चाहिए. वॉल्यूम 200 सेंटीमीटर क्यूब है. 200 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 0.2 लीटर. 200 सेंटीमीटर क्यूब है, वॉल्यूम शुड बी इन लीटर. वो आर की वैल्यू देख के निकालेंगे. आर की यूनिट क्या होती है? 0.0. आर की वैल्यू क्या है? 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स. आर की वैल्यू ये है, तो ये 0.2 लीटर आ जाएगा. बस वैल्यूज पुट करनी है. नंबर ऑफ यूरिया क्या होंगे? 1.5 डिवाइड बाय
60 1.5 ग्राम है बाय 60 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ केन शुगर क्या होगा 3.42 डिवाइड बाय 342 डिवाइड बाय 342 और आर टी बाई वी आर 0.0821 टी 300 वी 0.2 सॉल्व कर लेंगे इसको और आंसर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो प्रेशर आ जाएगा इसमें। समझ आएगा कि नहीं है? ये 1.5 बाई 60 है 3 ये तो 0.01 आ ही रहा है। ये भी 15 4 60 होता है 1/4 यानी 0.025 ये है 0.01 ये है 0.01 0.035 आ जाएगा इंटू 0.021 इंटू 300 बाई 0.2 सॉल्व करेंगे। एटमॉस्फेयर में आंसर आ जाएगा। यूनिट जरूर ध्यान रखना एटमॉस्फेयर में आंसर आ जाएगा। मान लो अगर इसी सॉल्यूशन को मैं 200 सेंटीमीटर क्यूब कर दूं 200 ये कर दूं 200 ये कर दूं इसी क्वेश्चन में तो इस केस में टोटल सॉल्यूशन कितनी हो जाएगी 200 और 200 400 200 प्लस 200 400 आएगा तो ये नीचे 0.4 आ जाएगा। लेकिन ये भी 1.5 ग्राम है 100 सेंटीमीटर क्यूब में तो 200 में कितना हो जाएगा 3 ग्राम। ये भी कितना हो जाएगा 3 ग्राम और ये भी कितना हो जाएगा 6.84 200 के अंदर। इसलिए आंसर सेम आएगा। ये हो गया 3 ये हो गया 6.84 ये हो गया 0.4 400 हो जाएगा 200 200 400। इसलिए अगर इक्वल वॉल्यूम मिक्स करते हैं तो वॉल्यूम मिक्स करने के बाद आंसर सेम ही आता है। इधर अगर 200 200 भी कर देंगे इसे देन ऑल्सो आंसर विल रिमेन द सेम। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट नोट करेंगे। न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस जरूर करना किसी बुक से। एनसीईआरटी क्वेश्चन तो करनी है और किसी और बुक से प्रैक्टिस भी करना तो जाके कॉन्फिडेंस आएगा। थर्ड क्वेश्चन नोट करेंगे। सपोज 10 ग्राम सॉल्यूट है इट इज डिजॉल्व्ड इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन having osmotic pressure equal to say 8 into 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो व्हाट इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट तो न्यूमेरिकल बहुत सिंपल है सिर्फ यूनिट्स के ऊपर बेस्ड है। तो प्रेशर क्या आएगा nRT/V प्रेशर nRT/V है। पी वी एन आर टी लगा देते हैं डायरेक्ट पी वी एन आर टी लिख दो क्योंकि इसमें नंबर मोल निकालना है हमें। पी वी इक्वल टू nRT प्रेशर कितना दे रखा है 8 × 10⁵ ये है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ध्यान रखना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ऐसा यूनिट है तो आर की वैल्यू 8.314 लेनी पड़ेगी। तरीका क्या है 8 × 10⁵ लिखा मैंने इसको वॉल्यूम लेना पड़ेगा मीटर क्यूब में। अब 250 सेंटीमीटर क्यूब था 250 क्या सेंटीमीटर क्यूब तो मीटर क्यूब मिलेंगे तो क्या आएगा 250 × 10⁻⁶ मीटर क्यूब में। क्लियर हो गया कि नहीं? नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास कितना 10 ग्राम बाय मोलर मास इससे आएगा। ये तो दोनों की यूनिट कैंसिल हो जानी है इनटू आर 8.314 और टेम्परेचर दे रखा है सपोज ये दे रखा है से 300 केल्विन एट 300 केल्विन तो आर आएगा 8.314 इंटू 300। समझ आएगा कि नहीं है? यूनिट्स का ध्यान रखना यूनिट्स गलत कर दी तो गलत हो जाएगा बिल्कुल एकदम। और मान लो अगर मेरे को इसी क्वेश्चन को मास आ जाएगा इससे क्लियर। मेरे को इसी क्वेश्चन को सपोज आर की वैल्यू 0.081 लेनी है तो प्रेशर किस में होना चाहिए एटमॉस्फेयर में। वॉल्यूम किस में होना चाहिए लीटर में। तब आर की वैल्यू और इसकी वैल्यू पुट करेंगे। प्रेशर एटमॉस्फेयर में करेंगे तो हमें पता है कि 1 एटमॉस्फेयर होता है 1.013 इंटू 10⁵ 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल ये होता है। या इसको मैं 1 एटमॉस्फेयर को 10⁵ पास्कल मान सकता हूँ 1 एटमॉस्फेयर के 10⁵ पास्कल। तो प्रेशर कितना हो जाएगा 8 एटमॉस्फेयर अप्रोक्सीमेटली हालांकि 8 से थोड़ा सा कम आएगा इंटू वॉल्यूम 250 सेंटीमीटर क्यूब है लीटर में लेंगे तो 250/1000 ये आ जाएगा। 10/m इंटू 0.081 लेंगे अब इधर 0.081 इंटू 300 दोनों से आंसर सेम आएगा। चेक कर लेने के बाद यूनिट्स का यूज करना सिखा दिया है दोनों से सेम आएगा आंसर। ये इसका ऑल्टरनेटिव है। समझ कि नहीं? दोनों से सेम आंसर आएगा। एक बार चेक कर लेंगे इसको। नेक्स्ट नोट करेंगे। सपोज 1 liter aqueous solution of sucrose
1 लीटर क्या है, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज weighing 1015 ग्राम has an osmotic pressure of say 4.82 atmosphere at 300 Kelvin. See, at 300 Kelvin. Calculate the molality of the solution. Calculate molality of the solution. तो जो गिवन है उससे कुछ ना कुछ डेटा निकलेगा। ये उल्टे नाटी लगाएंगे, पहले कुछ ना कुछ डेटा इससे निकलेगा। तो प्रेशर कितना है, प्रेशर है हमारा 4.82 एटमॉस्फेयर में। वॉल्यूम 1 लीटर सॉल्यूशन का। नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास नहीं दे रखा कुछ भी इसके अंदर, तो इसलिए मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहा हूँ इससे। मोलर मास देखा 342, उसको बाद में यूज़ कर लेंगे। R 0.0821, टेम्परेचर 300, तो 4.82 0.0821 कुछ कैंसिल तो होना नहीं है इसके अंदर, तो नंबर मोल्स निकल जाएंगे इससे अप्रोक्सीमेटली। नंबर मोल्स आ जाएंगे सुक्रोज के ये 24.6 4.82 डिवाइड बाई 24.63, ये वैल्यू सबको पता होगी पहले भी। 4.82 डिवाइड बाई 24.63, तो 46 ये आ गया सपोज 5 तो 0.2 के आसपास आ गया सपोज। 0.2 मोल आ गए इसके, सुक्रोज के 0.2 मोल आ गए। तो मास कितना आ गया सुक्रोज का, मास ऑफ सुक्रोज विल बी 0.2 इंटू 342, 68.4 आ गया। 68.4 ग्राम क्या आ गया, मास आ गया सॉल्यूट का। सॉल्यूशन का वेट कितना है 1015, सॉल्वेंट का वेट कितना आ जाएगा, देयरफॉर मास ऑफ सॉल्वेंट विल बी इक्वल टू 1015 माइनस 68.4, तो ये आ जाएगा हमारा 15 यहाँ से 946 के आसपास कुछ 946.6 ग्राम सॉल्वेंट आ जाएगा। मतलब इसमें ऐड कर दूँ 54 प्लस 54 कोई इतना ही आ जाएगा, तो इसमें ऐड कर देना 68.4, तो यही आएगा 1015 अप्रॉक्सीमेट। चेक कर लेना फिर भी एक बार। मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया यहाँ से, मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया। अब उसके बाद हम मोलैलिटी निकालनी है। मोलैलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.2, मास ऑफ सॉल्वेंट 946.6 इंटू 1000, ये मोलैलिटी आ जाएगी। तो सिंपल सा न्यूमेरिकल है, कोई टफ नहीं है। जो पहला डेटा दे रखा है उससे कुछ निकाल लेंगे और उससे दूसरा निकल जाएगा। तो ये थे न्यूमेरिकल से रिलेटेड टू ऑस्मोसिस। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। 2-3 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए थे जब थ्योरी पढ़ाई थी इसकी, और ये यहाँ पे हमने ऑस्मोसिस खत्म कर लिया। ऑस्मोसिस जो हमने पढ़ा कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स, या जो प्लांट है उसमें हम रूट्स में वाटर देते हैं, पानी देते हैं, लेकिन पूरे प्लांट को मिल जाता है। ऑल दिस इज ड्यू टू ऑस्मोसिस, क्योंकि मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, उसकी सेल वॉल जो बनी है मेम्ब्रेन से बनी होती है, तो प्लांट्स को इस तरह से पानी पूरे पौधे को रीच हो जाता है। तो अब ये नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, यहाँ पे खत्म हो चुका है। नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, 2 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी, एक तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और दूसरी ऑस्मोटिक प्रेशर। दोनों के दोनों नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करते हैं, ना कि नेचर ऑफ सॉल्यूट पे, इसलिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट को तो हम प्रेफर भी करते हैं फॉर मेजरिंग मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। नेक्स्ट अब जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इन बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा हिंट मैं ऑलरेडी इसका दे चुका हूँ। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीबी, भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेल्टा टीबी। मैंने एग्जांपल दिया था, इसको याद कैसे रखना है। जैसे अगर वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर में हमने सॉल्ट ऐड कर दिया, नमक ऐड कर दिया, बॉइलिंग पॉइंट आ गया सपोज 102 डिग्री सेल्सियस। तो कितना एलिवेट कर गया, पहले 100 था अब 102, तो डेल्टा टीबी कितना आ गया 2। डेल्टा टीबी कितना आ गया 2 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कितना होगा, केल्विन में कितना होगा 275, बिल्कुल भी नहीं। डेल्टा टी भी 2 डिग्री सेल्सियस और 2 केल्विन, दिस इज वन एंड द सेम थिंग। ये ध्यान रखना चीज का, डिफरेंस इज ऑलवेज सेम वेदर इन डिग्री सेल्सियस और इन केल्विन। रीजन, अगर तुम 102 माइनस 100 कर रहे हो तो 2 आया, तो केल्विन में कन्वर्ट करके करोगे तो भी 2 ही आएगा। तो ये चीज ध्यान रखना, भूलना नहीं है। डिफरेंस अगर कई बार न्यूमेरिकल में दे देते हैं 2 डिग्री सेल्सियस, फिर हर कोई सोचता है कि न्यूमेरिकल तो ये तो हमें केल्विन में यूज करना है, तो 275 कर देते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा उससे। डिफरेंस इज ऑलवेज सेम वेदर इन डिग्री सेल्सियस और इन केल्विन। नाउ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन, ये मैंने बहुत बार बताई हुई है। बॉइलिंग पॉइंट, कोई भी लिक्विड है, जब उसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, तब वो बॉइल करेगा। टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट क्या, टेम्परेचर एट विच
वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तभी वो बॉईल करेगा, तभी उसके वेपर्स मैक्सिमम बनेगा और वो बॉईल करेगा। तो डेफिनेशन भूलनी नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका कर्व पढ़ रहे हैं हम, ध्यान देना। एक मिनट, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसमें इसको हम क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। इसमें कर्व स्टडी करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट ये वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। ध्यान रखना, ये सपोज है मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कर्व, ये सपोज एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कर्व है। तो इसमें अब ध्यान देना, दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, ये मैं यहां से रब कर रहा हूं, दिस इज से एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अब क्या होगा? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की लाइन है। अब मैं धीरे धीरे करके सॉल्वेंट लिया, मैंने पानी लिया, सपोज पानी लिया, तो क्या होगा? वेपर प्रेशर, टेम्परेचर बढ़ाया तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, नेचुरल सी बात है, किसी का भी वेपर प्रेशर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है टेम्परेचर, और क्या हो रहा है? वेपर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। टेम्परेचर बढ़ाया, वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। सपोज ये सॉल्वेंट है, से वाटर। तो इस पॉइंट पे क्या हुआ? जैसे ही वेपर प्रेशर बढ़ता जा रहा, इस पॉइंट पे क्या हो गया? वेपर्स मैक्सिमम, वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो गया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। तो इस पॉइंट पे क्या बॉईल कर जाएगा? इस पॉइंट पे क्या बॉईल करेगा? सॉल्वेंट। दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ये बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं टी सॉल्वेंट लिख लो, या टी नॉट से ज्यादातर रिप्रेजेंट करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद में भूल जाते हैं कि टी नॉट क्या था। तो ये दिस पॉइंट रिप्रेजेंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, बिकॉज इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का इक्वल हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, सो दिस पॉइंट रिप्रेजेंट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ऐसे ही अगर मैं सॉल्वेंट के अंदर नमक ऐड कर दिया, या शुगर ऐड कर दिया, या ग्लूकोज ऐड कर दिया, या यूरिया ऐड कर दिया, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, नेचुरल सी बात है। और वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। किसी भी इंस्टेंट पे अगर मैं सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करता हूं, तो उससे क्या होगा? वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। इस तरीके से कर्व देख के बनाना, गलत नहीं होना चाहिए बिल्कुल। तो क्या हो गया? दिस इज द कर्व फॉर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ये किसी भी इंस्टेंट पे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा हमेशा सॉल्वेंट से क्या होगा? कम होगा। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया हुआ है, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कभी भी ऐड करेंगे तो वो वेपर प्रेशर को क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। इसलिए ये कर्व हमेशा नीचे बनेगा। ध्यान समझ आइए कि नहीं? सॉल्वेंट का कर्व हमेशा ऊपर होगा, सॉल्यूशन कर्व हमेशा नीचे होगा, क्योंकि सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्वेंट के अंदर हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है, और वो वेपर प्रेशर को क्या करता है? रिड्यूस करता है। बताया वो ना, बिकॉज सम ऑफ द एरिया इज ऑक्यूपाइड बाय नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट विच रिड्यूसेस द एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ सॉल्वेंट इनटू वेपर फेज। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। और इस पॉइंट पे क्या हो गया? सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। सो दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये टी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, और इन दोनों का डिफरेंस जो है ये आ गया डेल्टा टीबी। ये चीज है यहाँ पे कर्व में। कर्व गलत बनाना, बहुत प्रॉपर बनाना, कर्व गलती नहीं होनी चाहिए कहीं पे भी। सो ये पॉइंट और ये पॉइंट मेंशन करने हैं इसके अंदर, समझ आया कि नहीं? अब नेक्स्ट अब है इसी का जो थोड़ा सा डेरिवेशन है। डेल्टा टीबी क्या है? एक तो ये पता होना चाहिए, डेल्टा टीबी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बॉइलिंग टी सॉल्यूशन मींस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। पूरा लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, टी माइनस टी नॉट नहीं लिख रहा ताकि गलती ना हो। टी सॉल्यूशन का मतलब क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। टी सॉल्वेंट का मतलब क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? ये डेल्टा टीबी है। अब मेरे को डेल्टा टीबी जो के बी इंटू एम डिराइव करना है। के बी इंटू एम वो कैसे डिराइव होगा? जैसे ही मैंने सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, वेपर प्रेशर क्या हुआ? सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, वेपर प्रेशर क्या हुआ? रिड्यूस हो गया। वेपर प्रेशर रिड्यूस हो गया, और बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ? बढ़ गया। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, डेल्टा टीबी। वेपर प्रेशर रिड्यूस हुआ, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डेल्टा पी। बात समझ आई कि नहीं? लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, इज प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल किसके हो गया? डेल्टा पी के। जैसे ही सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला, वेपर प्रेशर रिड्यूस हो गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, इसलिए दोनों प्रोपोर्शनल होंगे। डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इज
प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल्टा पी, अब डेल्टा पी हमने पीछे पढ़ा हुआ है, ये एक्स सॉल्यूट के प्रोपोर्शनल होता है, बताया था ना पीछे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर प्रोपोर्शनल टू एक्स सॉल्यूट। एक्स सॉल्यूट क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू N2 by N1 plus N2, N2 by N1 plus N2। अब एक चीज ध्यान रखनी है कि जितनी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं ज्यादातर वो कब अप्लाई करते हैं हम, डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में। दे आर वैलिड ओनली एट डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन है यानी सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है, सॉल्यूट N2 क्या है, बहुत कम है, N2 क्या है, बहुत कम, इसलिए क्या हो जाएगा ये N2 क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल हो गया। डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल टू N2 by N1। N2 by N1 लिखा, N2 क्या नंबर ऑफ सॉल्यूट बाय W1, W1 क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, इनटू मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है, कांस्टेंट। तो ये क्या टर्म बन गई पूरी, मोलैलिटी। डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल किसके आ गया, मोलैलिटी की। ये मैं डायरेक्ट भी बोल सकता था इस चीज को, कैसे, डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल आया एक्स सॉल्यूट के, एक्स सॉल्यूट से मोलैलिटी डायरेक्ट निकलती है, बताया वो ना, मोलैलिटी ड्यू टू एक्स सॉल्यूट बाय एक्स सॉल्वेंट इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो इसलिए मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, लेकिन ये यहाँ से प्रूफ कर दिया मैंने। डेल्टा टी बी N2 by N1 plus N2 आया, N2 नेग्लिजिबल है क्योंकि वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज तभी ट्रू होती हैं। उसके बाद N1 को लिख दिया मैंने W1, N2 by W1, ये क्या मोलैलिटी, N2 क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूट, और W1 क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या होती है, मोलैलिटी। मॉलिक्यूलर मास तो कांस्टेंट ही होता है सॉल्वेंट का। तो डेल्टा टी बी आ गया प्रोपोर्शनल टू M, यहां से आ गया डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। डेल्टा टी बी इज के बी इंटू एम, और के बी यहाँ एक बहुत, डेल्टा टी बी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ये भूलना नहीं है बिल्कुल, इसको इंपॉर्टेंट टर्म है, ये भूल जाते हैं फिर। और फ्रीजिंग पॉइंट में उल्टा होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होगा, उसमें उल्टा होगा। तो डेल्टा टी बी के बी इंटू एम आ गया। के बी यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट टर्म है, के बी इसको बोलते हैं एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। दूसरा नाम तो सबको पता ही है, क्या है इसका नाम, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। मोलर, दो नाम है इसके, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ये दो नाम है इसके केबी के, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। डेफिनेशन क्या होगी इसकी, डेफिनेशन के लिए एम को क्या रखना पड़ेगा, 1। डेफिनेशन के लिए एम को क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। और जब एम को 1 रख देंगे, एम को 1 रख देंगे तो क्या होगा, एम को रख दिया मैंने 1, एम को 1 रख दिया तो डेल्टा टी बी किसके इक्वल आ गया, के बी के। नाउ के बी की डेफिनेशन क्या होगी, के बी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी इज यूनिटी। डेफिनेशन है इसकी, के बी की डेफिनेशन क्या है, के बी क्या, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इट इज इक्वल टू डेल्टा टी बी यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, पूरा लिखना है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी इज यूनिटी, व्हेन मोलैलिटी इज यूनिटी यानी 1 है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, इट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी इज यूनिटी, दिस इज कॉल्ड एज केबी। केबी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी है और एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी है। और इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा, ध्यान रखना, जितनी ज्यादा इसकी वैल्यू होगी उतना बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा होगा, उतना बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट ज्यादा होगा। मैं अभी प्रूफ भी कर रहा हूँ इसको, ग्रेटर द केबी मोर इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान देंगे इधर, ध्यान देंगे एक बार। जैसे केबी का जो फॉर्मूला होता है ना, केबी का जो फॉर्मूला है वो डायरेक्ट दिया जाता है, आर, हर एक टर्म क्लियर होनी चाहिए, आर टी सॉल्वेंट का स्क्वायर, टर्म्स क्लियर होनी चाहिए, आर टी सॉल्वेंट का स्क्वायर बाय 1000 इंटू LV लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये फॉर्मूला चाहे तो डिराइव भी कर सकते हैं, कौन सी इक्वेशन अप्लाई करके, क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशंस, उसको अप्लाई करके और उसमें कुछ एजम्पशंस मान के इसको हम डिराइव कर सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, नीड नहीं है उसकी, डायरेक्ट फॉर्मूला करेंगे इसका, ठीक है। तो क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन मैंने पढ़ाई हुई है, log P2 by P1 इज इक्वल टू डेल्टा H by 2.303 R 1 by T1 माइनस 1 by T2। दो टेम्परेचर दे रखे हो, दो प्रेशर दे रखे हो, तो हमेशा क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन टाइप की इक्वेशन लगेंगी। तो वो तो मैंने पहले बता रखा है, ये डायरेक्ट इक्वेशन याद रखनी है। R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314 या फिर 0.0821, यूनिट का ध्यान रखना है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एनर्जी आ गई ना, तो R की वैल्यू 99% यहाँ पे क्या होगी, 8.314 जूल पर केल्विन पर ग्राम, ये वैल्यू यूज होगी, जूल पर केल्विन पर ग्राम। और अगर कैलोरी में रखी एनर्जी तो 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, कैलोरी पर केल्विन पर मोल, क्लियर। तो ये वैल्यू यूज होगी। और 0.0821 वाली लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स वो कम यूज होगी, वो यूज नहीं होगी। एनर्जी का फॉर्मूला आ गया ना, तो आर की वैल्यू यही यूज होती है दोनों, एनर्जी वाली जो यूनिट्स होती हैं।
तो इसमें ये फॉर्मूला है। अब मैंने आपको बताया था कि केबी की वैल्यू जितनी ज़्यादा उतना बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट ज़्यादा, वो दिख ही रहा है, केबी प्रोपोर्शनल टू टी नॉट स्क्वायर आ रहा है ना। आर यहाँ पे गैस कांस्टेंट है, टी सॉल्वेंट यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट का स्क्वायर है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट का स्क्वायर 1000 इंटू एलवी। एलवी है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, एलवी क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इन जूल पर ग्राम होनी चाहिए वैल्यू, या कैलोरी पर ग्राम। कई बार ये दे देता है डेल्टा एच वी, वो होता है जूल पर मोल में, तो पर मोल में 18 ग्राम, जैसे पानी है 18 ग्राम पानी के लिए इतनी वैल्यू, तो 1 ग्राम पानी के लिए कितनी वैल्यू होगी, तो निकालना, ध्यान रखना, इट शुड बी इन जूल पर ग्राम और कैलोरी पर ग्राम, जूल पर ग्राम और कैलोरी पर ग्राम में होना चाहिए। समझ आएगा कि नहीं है। अब केबी जो है, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, केबी जो है, अब एलवी बाय टी नॉट ना, एक रूल था एलवी बाय टी सॉल्वेंट, ये अप्रोक्सीमेटली लिक्विड्स के लिए कितना आता है, 88 जूल पर केल्विन, 88 जूल पर केल्विन, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है 88 जूल पर, डेल्टा एसवी के आसपास, डेल्टा एसवी प्राइसिंग कह सकते हैं इसको, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली लिक्विड्स के लिए। ट्रॉटन्स रूल था ये, गुल्डबर्ग्स ट्रॉटन्स रूल था ये वाला, ये अगर किसी ने पढ़ा होगा तो स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर है। ये वैल्यू कांस्टेंट होती है, जब ये वैल्यू कांस्टेंट है, एक टी नॉट सॉल्वेंट को मैं नीचे ये छोड़ दूं और इसको नीचे ले जाऊं, टी सॉल्वेंट, ये टर्म हो गई कांस्टेंट, 1000 कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, तो केबी प्रोपोर्शनल किसके आ गया, टी सॉल्वेंट के, हो गया ना प्रूव। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस में आया वो 2004 में, कि केबी की वैल्यू 3 दे रखी है और सॉल्वेंट की 3 वैल्यूज दे रखी हैं, तो बोला कि मैच करो इनको, तो जितना ज़्यादा केबी उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ये इसके थ्रू प्रूव कर सकते हैं। ग्रेटर द केबी मोर इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, तो इसको याद रखेंगे, ग्रेटर द केबी मोर इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। समझ आए नहीं है, तो ये यहाँ पे प्रूव हो गया। उसके बाद एक टर्म और देखेंगे, अब वाटर के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, वाटर के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, वाटर के लिए सपोज ये दे रखा है से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज, of vaporization of water is equal to 2.257 किलोजूल पर ग्राम, कैलकुलेट इट्स केबी, इस सॉल्वेंट वाटर के लिए केबी की वैल्यू निकालनी है, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, केबी क्या आएगा इसका सॉल्यूशन, ये बोर्ड में नहीं पूछेंगे, एंट्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार केबी तो की वैल्यू नहीं देंगे, केबी वैल्यू इस फॉर्मूले से निकालनी पड़ेगी, फिर फॉर्मूला लगाएंगे डेल्टा टी टू केबी इंटू एम, केबी टू आर टी नॉट स्क्वायर, आर की वैल्यू 8.314, टी सॉल्वेंट पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, तो कितना आ जाएगा 373 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1000, एलवी शुड बी इन जूल पर ग्राम और कैलोरी पर ग्राम, ये 2.257 है किलो जूल पर ग्राम में, तो जूल पर ग्राम में कर देंगे इसको, क्या आ जाएगा 2257 जूल पर ग्राम में, ये सॉल्व करेंगे, ये 0.52 के आसपास आएगा केल्विन पर मोलर, ये ध्यान रखना, इस चीज को भूलना नहीं बिल्कुल भी, 0.5 वाटर की वैल्यू याद भी रख लो, हालांकि न्यूमेरिकल्स में दी होगी लेकिन तब भी याद रखना, केल्विन पर मोलर में आएगा, केल्विन पर मोलर में कैसे लिख दिया, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम होता है, तो के बी की यूनिट्स क्या होंगी केल्विन पर मोलर, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना, किसी भी लिक्विड का जो एलवी है वो हमेशा ग्रेटर होता है एलएफ से, यानी उसका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन उसके लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से क्या होगा, फ्यूजन यानी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, और वेपराइजेशन यानी लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना, वो ज़्यादा होता है, वो क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए केएफ जो है किसी भी सॉल्वेंट के लिए ज़्यादा होगा उसके केबी से, पानी का भी केएफ ज़्यादा होगा उसके केबी से, बेंजीन का भी केएफ ज़्यादा होगा उसके केबी से, नैफ्थलीन का भी केएफ ज़्यादा होगा उसके केबी से, ऑक्टेन का भी केएफ ज़्यादा होगा उसके केबी से, ये जनरली ये ट्रू आएगा। रीज़न एलवी इज ग्रेटर देन एलएफ, एलवी जब ग्रेटर है तो केबी क्या होगा, कम होगा, एलवी ग्रेटर तो केबी कम, और आगे मैं अगले में बता रहा हूँ केएफ भी, उसमें एलएफ आता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आता है, समझ आएगा कि नहीं है। तो ये इसके न्यूमेरिकल्स इस तरीके से बनते हैं, ठीक है ना, इस तरह से इसके न्यूमेरिकल्स बनेंगे, अभी मैं बताऊंगा अभी कैसे न्यूमेरिकल्स करने हैं इसके, लेकिन पहले हम इसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ लिया और हमने केबी की वैल्यू निकाल ली, और इसमें टर्म, हाँ एक चीज़ और देख लेते हैं, एक चीज़ और, कई बार ना जो केबी है वो होना चाहिए पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, वो होना चाहिए पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, ये दे देगा कई बार केबी पर, सपोज दे दिया केबी पर 100 ग्राम ऑफ वाटर इज, पर 100 ग्राम ऑफ वाटर इज
5.2 kb per 100 gram of water is 5.2. Then what is molar elevation constant? ध्यान रखना, हमें जो केबी चाहिए होता है इट इज ऑलवेज केबी पर 100,000 ग्राम ऑफ वाटर, केबी पर 1000 ग्राम होना चाहिए पर 1000 ग्राम में, पर 1000 ग्राम में जो होती है वो केबी की वैल्यू होती है। ये केबी पर 1000 ग्राम वाटर लिखा ना, दिस इज नॉट मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, दिस इज मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट। इसे क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट, मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट। और न्यूमेरिकल में हम क्या यूज करेंगे? न्यूमेरिकल में क्या यूज करते हैं? केबी यूज करते हैं। वो क्या होता है? ये केबी डैश मान लो इसे। तो हम केबी जो केबी डैश होता है ना, मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट, क्या है? मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट, मॉलिक्यूलर एलिवेशन कांस्टेंट दिस टर्म, दिस इज इक्वल टू 10 टाइम्स केबी। तो केबी क्या होगा? केबी क्या है? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। ये है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो केबी इक्वल टू क्या आ जाएगा? केबी डैश बाय 10, केबी डैश बाय 10। केबी डैश कितना आ गया? केबी डैश की वैल्यू कितनी है? 5.2 डिवाइड बाय 10, तो आ गया ना 0.52। ये कैसे आया खुद सोचना है एक बार। हमें चाहिए वैल्यू पर 1000 ग्राम के अंदर और दे रखी है पर 100 ग्राम में, यानी 1/100 ग्राम में 5.2 है, तो 1/1000 ग्राम में कितनी वैल्यू होगी? 1/100 ग्राम में 5.2 है, तो 1/1000 ग्राम में कितनी वैल्यू होगी? समझ आएगा कि नहीं? तो हमेशा हमेशा यूज क्या करना है? केबी पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। कुछ भी नहीं बोला तो वो इसका ना पर 1000 ग्राम में ही दे रखा है, लेकिन अगर वो पर 100 ग्राम बोल देगा तो मीन्स हमें जो भी वैल्यू दे रखी है उसको बाय 10 कर देगा। तो ये ध्यान रखना इस चीज का। तो कई बार अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं तो ये चीज दे देते हैं और ये गलती होती है, कोई ध्यान नहीं देता इस चीज में, तो इस चीज को भी ध्यान देना। सही है, नेक्स्ट नोट करेंगे। अब ये थे एक क्वालिटी प्रॉपर्टी पढ़ ली हमने, न्यूमेरिकल्स एक साथ करेंगे इसके। अब नेक्स्ट जो पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर? अब हम क्या पढ़ेंगे? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ हिंट मैंने दे दिया इसका। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, पहले तो फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? ऐसा टेम्परेचर जब सॉलिड और लिक्विड फेज इक्विलिब्रियम में हो, सॉलिड और लिक्विड फेज इक्विलिब्रियम में हो, या फिर सॉलिड का जो भी वेपर प्रेशर है, हालांकि नेग्लिजिबल होता है, सॉलिड का जो भी वेपर प्रेशर है वो लिक्विड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए। तो यही चीज है टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड फेज आर इन इक्विलिब्रियम, या फिर टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। दोनों डेफिनेशन सही है। जो भी सॉलिड का मिनिमम वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल हो गया? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड के। थोड़ा बहुत वेपर प्रेशर सॉलिड का भी होता है, तो वो दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड फेज आर इन इक्विलिब्रियम, या टेम्परेचर एट विच, ये कॉमन है दोनों के लिए, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। दिस इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग पॉइंट। ये फ्रीजिंग पॉइंट है, सही ना? जब कोई भी सब्सटेंस सॉलिड में कन्वर्ट होगा लिक्विड से, वो फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो नेक्स्ट अब इसके अंदर इसकी कर्व जो है, कर्व पढ़ेंगे। सेम वही चीज है, मैं पहले इसको बता देता हूँ। डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, टी सॉल्वेंट लिख रहा हूँ मैं इसमें, पीछे क्या था? सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट, इसमें क्या है? टी सॉल्वेंट माइनस टी सॉल्यूशन। अब यहाँ पे टी क्या है? यहाँ टी क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ना? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये डेल्टा टी एफ है। कैसे आया? पानी है, पानी में नमक डाल दिया, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। नमक डालने से अब वो जल्दी फ्रीज नहीं करेगा, अब वो फ्रीज कर रहा है से -5 डिग्री सेल्सियस पे। अब कब फ्रीज कर रहा है? -5 डिग्री सेल्सियस पे। तो डेल्टा टी एफ क्या होगा? 0 माइनस -5, 0 माइनस -5, क्योंकि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? -5, और ये क्या है? 0 माइनस इसकी वैल्यू क्या है? -5, तो आ जाएगा ना 5। तो इसलिए ध्यान रखना इस चीज का, भूलना नहीं बिल्कुल भी इसको, सही है? तो इसकी जो डेरिवेशन है ना, मैं कर्व इसी के अंदर बनाऊंगा सेम। मैं इसलिए जानूँ मैंने इस कर्व को रब नहीं किया है, ध्यान देंगे इधर। जैसे अगर वेपर प्रेशर है, पहले मैं इधर जल्दी से बनाता हूँ फिर उसी के अंदर बना दूंगा वेपर प्रेशर, क्योंकि डेरिवेशन सेम वही चीज है यहाँ पे, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर।
अब हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि हमें लिक्विड से सॉलिड बनाना है। टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर दिया। ये सॉल्वेंट है सपोज। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब सॉल्वेंट से यानी लिक्विड से क्या बनेगा, सॉलिड बनेगा। जिस पॉइंट पे लिक्विड से सॉलिड बनेगा उस पॉइंट पे वेपर प्रेशर क्या होगा, बहुत तेजी से डिक्रीज करेगा, क्योंकि सॉलिड का वेपर प्रेशर तो क्या होता है, नेग्लिजिबल। तो मान लिया मैंने इस पॉइंट पे सॉल्वेंट का सॉलिड बन रहा है, तो इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर तेजी से डिक्रीज करेगा। ये तेजी से डिक्रीज कर गया, पहले ऐसे डिक्रीज कर रहा था और अब तेजी से डिक्रीज कर गया। ऐसी सॉल्यूशन अगर है तो सॉल्यूशन गिरी, पैरेलल लगभग जानी चाहिए लाइन, और नीचे की तरफ भी जानी चाहिए। कई बार बच्चे क्या करते हैं, ऊपर कर ये कर देते हैं, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया बिल्कुल। नीचे ही लाइन आनी चाहिए, ये सॉल्यूशन है। टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इस पॉइंट पे सॉल्वेंट का बन गया सॉलिड, यानी पानी से बन गई बर्फ, आइस बन गई इस पॉइंट पे। तो दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट टी नॉट। और ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का मैं वेपर टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा हूँ, डिक्रीज कर रहा हूँ, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, पूरा डिक्रीज हो रहा है। इस पॉइंट पे सॉल्यूशन से क्या बन गई, आइस। पानी में नमक डाला होता, अब इस पॉइंट पे आइस बन रही है, इधर आइस बन गई, इधर जो सॉल्यूशन है उसका सॉलिड बन गया। तो दिस पॉइंट रिप्रेजेंट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्व, तो ये किसका, सॉल्यूशन का, ये सॉल्यूशन का। तो टी नॉट बड़ा है ना, तो टी नॉट माइनस टी लिखा है, ये लिखा ना, टी सॉल्वेंट माइनस टी सॉल्यूशन। समझिएगा कि नहीं, ये कर्व पेपर में जरूर आता है, हर कोई गलत बनाता है, मतलब 50 में से 40 बच्चे गलत बनाते हैं इसके अंदर। तो इसलिए इस चीज को जरूर ध्यान रखना कि ये डिक्रीज ही करना चाहिए, ये डिक्रीज ही करना चाहिए, और इसके आगे एक्सटेंड भी मत करना इसको, इस वाले कर्व को इसके आगे एक्सटेंड मत कर देना, गलत हो जाएगा वो, क्योंकि इस कर्व ऐसे ही जाना है दोनों का, दोनों सॉलिड बन गए ना, तो दोनों का कर्व सेम हो जाएगा इस पॉइंट पे। सॉल्वेंट, यहाँ पे कौन सा सॉल्वेंट था, लिक्विड सॉल्वेंट था, और इसमें क्या है, सॉलिड सॉल्वेंट। इस कर्व में क्या है, ये भी लिख देना, इसमें है सॉलिड सॉल्वेंट, इतने एरिया में सॉलिड सॉल्वेंट। समझ आई बात कि नहीं। और इस पॉइंट पे सॉल्यूशन फ्रीज कर रहा है, सॉल्यूशन को फ्रीज करने के लिए हमें और यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस देना पड़ेगा टेम्परेचर, यहाँ पे नेगेटिव में देना पड़ेगा टेम्परेचर, तब जाके ये फ्रीज करेगा। समझ गए कि नहीं है। और इसी कर्व को मैंने रब क्यों नहीं किया, यहाँ सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इस पॉइंट पे सपोज सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में था, यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में आ गया, सॉलिड सॉल्वेंट है, तो दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और अभी इसका सॉलिड नहीं बना, नीचे जानी चाहिए लाइन, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो टी नॉट माइनस टी करेंगे, समझिएगा कि नहीं, एक ही कर्व में दोनों बन गए। यहाँ पे डेल्टा टी भी है, यहाँ पे क्या है, डेल्टा टी एफ, समझिएगा कि नहीं, ये डेल्टा टी एफ। तो यहाँ पे सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन है, ध्यान रखना। यहाँ पे क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट, यहाँ क्या है, सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट, वो भी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। समझिएगा कि नहीं है। तो गलती नहीं करनी कर्व में कर्व बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, फ्रीजिंग पॉइंट का स्पेशली ये वाला कर्व, इसको गलत नहीं करना बिल्कुल भी, नीचे की तरफ ही आना चाहिए कर्व। डेल्टा टी बता दिया क्या है, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट इसके अंदर अगर आता है तो वो, अगर सपोज मैं लेता हूँ इसमें डेरिवेशन वही, डेल्टा टी एफ क्या होगा, प्रोपोर्शन टू डेल्टा पी, लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वही सेम चीज। ये प्रोपोर्शन हो जाएगा एक्स सॉल्यूट के, एक्स सॉल्यूट के प्रोपोर्शन हो गया, तो डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शन टू एक्स सॉल्यूट। एक्स सॉल्यूट क्या होता है, N2 by N1 plus N2, अगेन दिस N2 इज नेग्लिजिबल, N2 by N1 अप्रोक्सीमेटली फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस, जब पानी बहुत जा रहा है। तो डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शन टू N2 by W1, ये क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास, ये क्या है, मोलैलिटी, ये तो कांस्टेंट होता ही है। तो डेल्टा टी एफ क्या आ गया, प्रोपोर्शनल टू m implies डेल्टा टी एफ इज टू के एफ इंटू एम, सेम डेरिवेशन है बिल्कुल, इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट करवाया। डेल्टा टी एफ जो के एफ इंटू एम आ जाएगा। के एफ यहाँ पे क्या है, के एफ यहाँ पे क्या है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायो, जैसे उसमें पीछे एबोलियोस्कोपिक कांस्टेंट आया था, इसमें इसे कहते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। दूसरा नाम इसका मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। डेफिनेशन इसकी, डेफिनेशन क्या आएगी इसकी, के एफ की, उसके लिए फिर मोलैलिटी को क्या रखेंगे, मोलैलिटी को क्या रख देंगे, 1, सही ना, मोलैलिटी को क्या रख देंगे, 1, मोलैलिटी को रख दिया 1, तो डेल्टा टी एफ इज टू के एफ क्या आ जाएगा, डेल्टा टी एफ के इक्वल, मोलैलिटी को 1 रखा है तो के एफ किसके इक्वल आ गया, डेल्टा टी एफ के, मीन्स मोलर, ये क्या है,
ये क्या है, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन मोलरिटी इज यूनिटी। डेफिनेशन क्या होगी, केएफ की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज इक्वल टू, पूरा लिखना आप लोग, डेल्टा टी एफ यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन मोलरिटी इज यूनिटी, व्हेन मोलरिटी इज यूनिटी। ये डेफिनेशन आ जाएगी इसकी केएफ की, समझ आएगा कि नहीं, ये केएफ की डेफिनेशन है, सेम चीज़ है बिल्कुल, कोई ज़्यादा टफ नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट नोट करेंगे भी, ये कर्व बता दिया मैंने, ये हो गया इसके अंदर। नेक्स्ट अब इसके अंदर, अब जैसे के एफ का फॉर्मूला मैंने जैसे उसका लिखा था, के बी का, ऐसे के एफ का फॉर्मूला आर टी नॉट, टी सॉल्वेंट लिख रहा हूँ मैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट होगा था, टी सॉल्वेंट का स्क्वायर बाय 1000 इंटू एल एफ, वाटर है तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट वैल्यू 8.314 या 2 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। टी के टी सॉल्वेंट क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, टी सॉल्वेंट क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट का स्क्वायर, सही ना। और एल एफ क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, तो उसका न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं एक बार। और के एफ भी प्रोपोर्शनल किसके आएगा, टी सॉल्वेंट के। तो इसका न्यूमेरिकल जैसे अगर मैं बोलूँ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज, ध्यान देना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 1836 से कैलोरी पर मोल। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज इतना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, पहले लेटेंट हीट ऑफ वेपरेशन पड़ा था, यानी एक मोल लिक्विड को जब हम वेपर में कन्वर्ट करेंगे तो जो हीट चाहिए, अब इसमें क्या है, अब फ्यूजन ऑफ आइस यानी सॉलिड से लिक्विड, एक मोल सॉलिड को जब हम लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो जो हीट चाहिए वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज, एल एफ ऑफ आइस इज इतना, कैलकुलेट इट्स डेल्टा, कैलकुलेट इट्स के एफ निकालना है। तो सॉल्यूशन देखेंगे, के एफ क्या होगा, आर की वैल्यू कितनी है 8.314, टी सॉल्वेंट कितना आएगा, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1000 इंटू एल एफ। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितना है 1836 कैलोरी पर मोल में है। अब यहाँ पे एक गलती हो गई है, क्या कैलोरी में है तो इसको 2 लेना पड़ेगा, समझिएगा कि नहीं, ये ध्यान रखना है इस चीज़ का, आर की वैल्यू 2 लेंगे, कैलोरी पर मोल में है और 1836 है कैलोरी पर मोल में, तो 18 ग्राम के लिए इतनी वैल्यू, 18 ग्राम के लिए इतनी वैल्यू, तो 1 ग्राम के लिए कितनी वैल्यू होगी, 18 ग्राम के लिए 1836 कैलोरी, तो 1 ग्राम के लिए 1836 डिवाइड बाय 18, तो कितना आएगा 18102, 102 आ जाएगा, तो 102 सॉल्व करेंगे 1.86 वैल्यू आती है केल्विन पर मोलर, केल्विन पर मोलर के एफ की आई ना, के एफ की वैल्यू ज़्यादा, मैंने क्या बोला था, के एफ की वैल्यू ज़्यादा आ गई कि नहीं है, यहाँ पे के एफ की वैल्यू ज़्यादा आ गई यहाँ पे। और ऐसे ही किसी और सॉल्वेंट एसीटोन के लिए भी लेंगे तो के एफ की वैल्यू उसकी ज़्यादा होगी देन इट्स के बी वैल्यू। वाटर के लिए याद कर लेना, के एफ की वैल्यू 1.86 है, 1.86 के आसपास केल्विन पर मोलर में। तो ये के एफ निकाल लिया हमने यहाँ पे। नेक्स्ट, तो ये फॉर्मूले याद रखने हैं, डेल्टा टी एफ जीरो के एफ एम, और क्या दूसरा मैंने बताया फॉर्मूला, डेल्टा टी एफ के एफ एम टू एम। डेल्टा टी एफ क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट नोट करेंगे अभी। नेक्स्ट अब इसके अंदर इसकी एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, एप्लीकेशंस ऑफ डेल्टा टी एफ। फर्स्ट इज रास्ट मेथड, रास्ट मेथड, इसमें क्या है, इसमें क्या लिखना है, कैम्फर, कपूर सुना हो ना, कैम्फर इज यूज टू मेजर मॉलिक्यूलर मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। अगर हमें मैक्रोमोलिक्यूल्स का मास मेजर करना है तो हम क्या यूज करते थे, ऑस्मोटिक प्रेशर। हम क्या यूज करते थे, ऑस्मोटिक प्रेशर की यूज करते थे, क्योंकि उसकी वैल्यू मेजरेबल आती थी, और दूसरा वो रूम टेम्परेचर पे मेजर हो सकता था, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया ऑस्मोसिस में। अब इसमें कैम्फर भी यूज कर सकते हैं टू मेजर मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। क्या रीजन होगा, डेल्टा टी एफ जो है के एफ इंटू एम होता है, एम की वैल्यू तो बहुत छोटी आनी है मैक्रोमोलिक्यूल की, क्योंकि मैक्रोमोलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा, और मोलरिटी क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, तो एम की वैल्यू बहुत छोटी आनी है। लेकिन के एफ की जो वैल्यू है ना कैम्फर के लिए, इट इज अराउंड 39.7, ये वैल्यू कम है कि ज्यादा, बहुत ज्यादा। वाटर की कितनी थी 1.86, इसकी वैल्यू कितनी आई है 39.7, तो डेल्टा टी एफ कम्स आउट टू बी मेजरेबल, डेल्टा टी एफ कम्स आउट टू बी
मेजरेबल। ये क्या ना आंसर इसका, यही पूछते हैं, नीट में आया भी हुआ है। के एफ की वैल्यू जो है कैम्फर के लिए बहुत ज़्यादा होती है, तो डेल्टा टी एफ कम्स आउट टू बी मेजरेबल, इसलिए डेल्टा टी एफ क्या आता है, मेजरेबल आता है। तो इसको भूलना नहीं बिल्कुल भी, डेल्टा टी एफ कम्स आउट टू बी मेजरेबल। तो ये क्वेश्चन है कि वाई कैम्फर इज यूज टू मेजर मास ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, तो क्या आंसर लिखेंगे, बिकॉज वैल्यू ऑफ के एफ फॉर कैम्फर इज वेरी हाई, therefore delta TF comes out to be measurable in spite of lesser value of molarity। तो ये पहली एप्लीकेशन। दूसरी एप्लीकेशन, सेकंड एप्लीकेशन इसकी, सेकंड एप्लीकेशन है इसकी NaCl और CaCl2, NaCl और CaCl2 is used to clear snow on the roads। ये सबने सुना भी होगा, अमेरिका वगैरह में, न्यूयॉर्क वगैरह में, जहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, बहुत कम होता है, तो गवर्नमेंट जो है कॉमन सॉल्ट को स्प्रे कराती है रोड्स के ऊपर, क्योंकि स्नो वगैरह जम जाती है तो उससे व्हीकल्स वगैरह जो स्लिप करने लग जाते हैं, तो इसलिए जब ये स्प्रे कराएंगी तो उससे आइस जो है वो जल्दी जल्दी मेल्ट करने लग जाती है, आइस जल्दी जल्दी मेल्ट करने लग जाएगी, क्योंकि सॉल्यूशन बन जाएगा। डेल्टा टी एफ क्या होता है, के एफ इंटू एम। डेल्टा टी एफ क्या है, के एफ इंटू एम, समझिएगा कि नहीं, ये के एफ इंटू एम है। तो और NaCl के लिए अभी मैं पीछे हल्का सा हिंट दिया, अगर ध्यान हो तो, आई की कितनी होगी, वेंटा फैक्टर कितना होगा, 2 होगा, इसको हम आई के एफ एम भी लिख सकते हैं। NaCl टूटता था ना 2 में आयंस में, ये भी आगे डिटेल में करना टॉपिक, अभी नहीं समझाएगा तो नेक्स्ट टाइम समझ आ जाएगा ये, जब हम वेंट फैक्टर कर लेंगे, 2 आयंस में टूटा तो आई कितना हो गया 2, और CaCl2 ये और डिप्रेस करेगा, Ca2 प्लस 2Cl नेगेटिव, तो आई की वैल्यू 3, समझे कि नहीं। तो डेल्टा टी एफ तो आई के एफ एम हुआ, डेल्टा टी एफ क्या होगा, टी सॉल्वेंट माइनस टी सॉल्यूशन, आई के एफ एम। तो टी सॉल्यूशन कितना आ गया, टी सॉल्वेंट पानी का कितना होता है, 0 माइनस आई के एफ एम, तो माइनस आई के एफ एम आ जाएगा कि नहीं। तो एक वर्ड में आंसर क्या लिख के आना है, तो मैं इतनी डिटेल शो करने की जरूरत नहीं है। दिस इज टी सॉल्यूशन, टी सॉल्यूशन मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये कितना हो गया, बिकॉज NaCl और CaCl2 डिप्रेसेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये लिख के आना सिंपल आंसर, NaCl और CaCl2 डिप्रेसेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो अब आइस नहीं रहेगी अब, सही ना, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या हो गया, डिप्रेस हो गया, तो आइस रहेगी नहीं, तो मेल्ट कर जाएगी। तो क्या लिखना है, NaCl और CaCl2 इज यूज्ड टू क्लियर स्नो ऑन द रोड बिकॉज इट डिप्रेसेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये आंसर क्या आना है। और कैसे डिप्रेस कर रहा है मैंने बता दिया, यहाँ पे सॉल्यूशन बन जाएगी, पानी में हम कुछ भी डालते हैं सॉल्यूशन तो बनेगी, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा। अब वो नेगेटिव पे, अब आइस जैसे -2 पे बन रही है, तो वो तो टेम्परेचर वहाँ पे एरिया में के अकॉर्डिंग अपने आप एडजस्ट करते होंगे सॉल्ट वगैरह को, सही ना। तो इट डिप्रेसेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये लिख के आना आंसर इसको। और कैसे डिप्रेस कर रहा है मैंने बता दिया वो। नेक्स्ट सी पार्ट, सी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एज एन एंटीफ्रीज, सी ग्लाइकोल एज एन एंटीफ्रीज, एज एन एंटीफ्रीज, ग्लाइकोल एज एन एंटी, इसको ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज है काफी। से ग्लाइकोल एज एन एंटीफ्रीज, इसको मैं चलो एक न्यूमेरिकल करा देता हूँ उसके ऊपर ताकि और क्लियर हो जाए। सपोज कोई हिली एरिया है, उस पर टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस, इन हिली एरिया टेम्परेचर इज -10 डिग्री सेल्सियस। कार के रेडिएटर में जो पानी होता है वो तो फ्रीज कर जाएगा इमीडिएटली, फ्रीज कर जाएगा कि नहीं, यूज नहीं कर सकते उसको, तो इसलिए इज इट सुटेबल टू ऐड से 30%, 31% लेते हैं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए, 31% बाय मास ऑफ ग्लाइकोल टू वाटर इन द कार रेडिएटर्स, इन द कार रेडिएटर। क्या ये सुटेबल होगा कि नहीं, केएफ वाटर का हमें पता है कितना होता है, 1.86 केल्विन पर मोलर, केल्विन पर मोलर, केल्विन पर मोलर, क्लियर। तो क्या है, ग्लाइकोल इज एज एन एंटीफ्रीज, -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है किसी हिली एरिया पे, इज इट सुटेबल टू ऐड 31% बाय मास ऑफ ग्लाइकोल टू वाटर इन द रेडिएटर, कार रेडिएटर, इफ केएफ फॉर वाटर इज 1.86 है। तो क्या ये सुटेबल होगा कि नहीं, तो चेक करते हैं इसको। हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे इस सॉल्यूशन का क्या फ्रीजिंग पॉइंट है, क्या निकालेंगे, इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है। अगर वो फ्रीजिंग पॉइंट सपोज आ जाए, ध्यान से देखेंगे, अगर वो फ्रीजिंग पॉइंट आया -2 डिग्री सेल्सियस, तो क्या ये सुटेबल है,
-2 डिग्री सेल्सियस पे तो इसकी क्या बन जाएगी, -2 डिग्री, एरिया का टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस है, फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन का है -2 डिग्री सेल्सियस, यानी अब उस सोल्यूशन की आइस कब बनेगी, -2 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड बन जाएगा। तुम्हारे लिए तो यूजफुल है ही नहीं। एरिया का टेम्परेचर कितना, -10 डिग्री सेल्सियस, -3 डिग्री सेल्सियस आ जाए तो भी यूजफुल नहीं है, -10 डिग्री सेल्सियस आ जाए तो भी यूजफुल नहीं है, -11 डिग्री सेल्सियस अगर आ जाता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, -11 डिग्री सेल्सियस, तो अब इस सोल्यूशन का सॉलिड कब बनेगा, -11 पे, -10 पे तो लिक्विड रहेगा ना, -10 पे क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा, इसलिए सूटेबल होगा। बात समझ आई कि नहीं है। तो इसी चीज को देखेंगे। अब मैं निकाल रहा हूँ डेल्टा टी एफ से फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। डेल्टा टी एफ होता है सोल्यूशन है, डेल्टा टी एफ है के एफ इंटू एम। के एफ कितना है, के एफ है हमारा 1.86, मोललिटी 31% है, यानी 31 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, 31% है यानी 31 ग्राम इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। और ग्लाइकोल होता है CH2OH, यानी इसका मास कितना है, 12 टू 24, 24 प्लस 4 28 प्लस 2 30, 30 प्लस 32, 62 मास है इसका, सही ना, 62 मास। तो 31% में मास ऑफ ग्लाइकोल डाला है, 31% यानी 31 डिवाइड बाई 62 मोल्स आ गए। सॉल्वेंट कितना हो गया, 31 ग्राम सोल्यूट, 100 ग्राम सोल्यूशन, तो 69 ग्राम क्या हो जाएगा, 69 ग्राम क्या हो जाएगा सॉल्वेंट। यही होता है ना मोलरिटी का फॉर्मूला, इंटू 1000। बुक्स में W2M2 करके फॉर्मूले दे रखे हैं, वो मत करना, कंसेप्ट से करना हमेशा। ये है मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स इंटू 1000। तो यहाँ से डेल्टा टी एफ निकालेंगे हम, यहाँ से डेल्टा टी एफ आ जाएगा कितना, हाफ आया ये, 31 2 आ गया, ये हो गया ऊपर 0.93 आ गया, 0.93 यानी 930 डिवाइड बाई 69, तो 69 3 से आ जाएगा, 13 3 से 23 आ गया, 3310, तो 23 से जाएगा ये 30 23 1 8 8 23 13 पॉइंट समथिंग आ गए, 13.80 था ना, 11 110 4 13.45 कुछ ऐसे आएगा, 13.4 आ गया डेल्टा टी एफ। तो डेल्टा टी एफ को लिख देंगे टी नॉट माइनस टी, यानी टी सॉल्वेंट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ध्यान देना फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू 13.4। तो ये तो जीरो होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस में, तो टी कितना आ गया, -13.4 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कभी भी पूछा आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कभी भी पूछा आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। तो -13.4 डिग्री सेल्सियस आ गया। अब इस टेम्परेचर पे उस सोल्यूशन का सॉलिड बनेगा, तो टेम्परेचर एरिया कितना है, -10 डिग्री सेल्सियस, तो सॉलिड नहीं बन पाएगा, यानी वो लिक्विड बनेगा। इट इज सुटेबल, क्लियर, इट इज सुटेबल, समझिएगा कि नहीं है। क्योंकि अब इस सॉल्यूशन का सॉलिड कब बनना है, -13.4 पे, एरिया का टेम्परेचर कितना है, -10, तो -10 पे -10 है, तो इसलिए इसका सॉलिड नहीं, ये लिक्विड फॉर्म में रहेगा और इट इज यूजफुल। कई बार ये पूछ लेते हैं कि क्या ये समर में यूजफुल है, क्या ये समर में यूजफुल है, तो क्या बोलेंगे, समर में भी यूजफुल है, क्योंकि अब वाटर वेपराइज नहीं करेगा, क्योंकि जब पानी में हमने कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो वाटर वेपराइज नहीं करेगा, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है, तो समर में भी यूजफुल होता है। तो ज़्यादातर हम ग्लाइकोल या मिथेनॉल यूज करते हैं एज एन एंटी फ्रीज, ये भी याद रखना, ग्लाइकोल और मिथेनॉल एज एन एंटी फ्रीज, ग्लाइकोल और मिथेनॉल एज एन एंटी फ्रीज, सही ना। एक एप्लीकेशन तो नहीं, इसको भी ध्यान रख सकते हैं। फ्रीजिंग मिक्सचर क्या होता है, सबने सुना होगा इसके बारे में, छोटी क्लासेस में पढ़ते भी हैं। फ्रीजिंग मिक्सचर, फ्रीजिंग मिक्सचर क्या होता है ये पता ना, जो पहले पहले ज़्यादातर यूज़ होता था ये, लेकिन आजकल भी यूज़ होता है। जो पहले जो जैसे आइसक्रीम सेलर्स जो होते हैं, वो अपने पास जो फ्रीजिंग मिक्सचर रखते हैं, वाटर प्लस NaCl, ये मिक्स करके रखते हैं। दिस मिक्सचर वाटर प्लस सॉल्ट, दिस मिक्सचर इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग मिक्सचर, फ्रीजिंग मिक्सचर। क्योंकि ना ये जैसे आइस वगैरह को मेल्ट नहीं होने देता, वाटर प्लस NaCl का मिक्सचर जो है ना, ये आइस को मेल्ट नहीं होने देगा जल्दी। ये मतलब टेम्परेचर जो है, इट कैन लोअर डाउन द टेम्परेचर टू एज लो एज -30 डिग्री सेल्सियस, इतना तक टेम्परेचर लोअर कर देता है। तो आइसक्रीम वाले जो होते हैं, आइसक्रीम सेलर्स, वो इसको एज ए फ्रीजिंग मिक्सचर यूज़ करते हैं, ताकि उनकी जो आइसक्रीम वगैरह है वो जल्दी मेल्ट ना करे और क्रीमी रहे। आइसक्रीम क्रीमी वगैरह भी रहती है इसी के थ्रू। वो करते क्या है एक्चुअल में, जैसे अगर मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊँ, दिस इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग मिक्सचर। ऐसा मत सोचना कि पीछे तो मैंने बताया कि NaCl डाला स्नो पे तो स्नो मेल्ट हो गई थी, वो अलग प्रोसीजर है। इसमें क्या होता है एक्चुअल में, ऐसे करते हैं, जैसे सपोज ये गिलास, ये एक गिलास, ये एग्जाम्पल घर पे भी कर सकते हैं इसको, क्लियर। दोनों के अंदर हमने एक में लिया वाटर और एक में लिया सॉल्ट वाटर, दिस इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग मिक्सचर। कैसे, इसमें अगर मैं एक आइस क्यूब डाल दूं, इसमें भी एक आइस क्यूब डाल दूं,
तो और कुछ टाइम के बाद, सपोज 1 मिनट के बाद मैं बाहर निकालता हूँ उसको, तो ये वाली आइस क्यूब का वेट जो है, वो साइज जो है बहुत छोटा हो जाएगा, लेकिन ये इसका साइज इतना छोटा नहीं होगा। तो ये एक एग्जांपल घर पे भी कर सकते हैं। देयरफॉर सॉल्ट प्लस वाटर, दिस इज कॉल्ड एज फ्रीजिंग मिक्सचर बिकॉज इट डिप्रेसेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वही, इट डिप्रेसेस द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये रीजन है इसका। तो सॉल्ट प्लस वाटर, इसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग मिक्सचर भी कहते हैं। जो आजकल जैसे ट्रांसपोर्ट वगैरह भी करना है बड़ी बड़ी चीज़ों में, तो हम ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो इसको हम एज ए फ्रीजिंग मिक्सचर यूज़ कर सकते हैं। पहले लोग यूज़ भी करते थे जब रेफ्रिजरेटर वगैरह नहीं होते थे, या विलेजेस में यूज़ करते थे इसको जहाँ पे लाइट वगैरह नहीं रहती है, तो दिस इज यूज एज फ्रीजिंग मिक्सचर। आइस लाए और आइस को इस फ्रीजिंग मिक्सचर में रख दिया, तो उससे ये फ्रीज नहीं होगी जल्दी, और फिर जल्दी मेल्ट नहीं करेगी, सॉरी, आइस। तो ये यहाँ पे हमने एप्लीकेशन की किसकी, डेल्टा टी एफ की, डेल्टा टी एफ। नेक्स्ट नोट करेंगे, जैसे एक क्वेश्चन है, ये इसमें और क्लैरिटी होगी थोड़ा न्यूमेरिकल्स के लिए। एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेन्स, एक एक्वा सॉल्यूशन है कोई, इट कंटेन्स 5% बाय मास ऑफ, एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेन्स 5% बाय मास ऑफ यूरिया एंड 10% बाय मास ऑफ ग्लूकोज, बाय मास ऑफ ग्लूकोज। एक एक्वा सॉल्यूशन में ये दोनों चीजें हैं। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन देखेंगे, एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोचेंगे थोड़ा सा इसके बारे में और फिर करेंगे। एक्वा सॉल्यूशन है, उसमें 5% बाय मास ऑफ यूरिया है, 10% बाय मास ऑफ ग्लूकोज है। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, कैसे निकलेगा चेक करेंगे एक बार। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 5% बाय मास ऑफ यूरिया है, 10% बाय मास ऑफ ग्लूकोज है। फ्रीजिंग पॉइंट निकालना सॉल्यूशन का, यानी टोटल सॉल्यूशन कितनी है, 100 ग्राम सॉल्यूशन होगी। 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 5 ग्राम क्या है, यूरिया, 10 ग्राम क्या है, ग्लूकोज। तो सॉल्वेंट का वेट कितना हो गया, 85 ग्राम। 100 में से -5 किया, -10 किया, -5 किया, -10 किया, कितना 85 ग्राम के आ गया सॉल्वेंट। तो बस अब डेल्टा टी एफ लगाएंगे, के एफ इंटू मोलरिटी ऑफ यूरिया, मोलरिटी ऑफ ग्लूकोज, यही लगेगा ना। तो के एफ कितना है, वो अभी मैं पुट कर रहा हूँ वैल्यू बाद में। 1.86 वाटर, वाटर के लिए के एफ की वैल्यू पता है ना हमें कितनी होती है, 1.86 केल्विन पर मोलर। के एफ मोलरिटी ऑफ यूरिया, 5 ग्राम यूरिया, 5/60, 5/60 प्लस 10/180, ये मोल्स आ गए। मोल्स अपॉन में सॉल्वेंट का वेट 85 इंटू 1000। तो यहाँ पे डेल्टा टी एफ आ जाएगा, इससे कितना आ जाएगा ये, 5/60, 1/12 आ गया, है ना, 1/12, और ये 1/18, 1/12, 1/18। तो इसको सॉल्व करना है बस। के एफ की वैल्यू 1.86 इंटू 1/12, अगर मैं अप्रॉक्सीमेटली भी निकाल लूँ, 1/10 होता है हमारा 0.1, तो 0.1 से कम आएगा, मान लो ये 0.08 के आसपास आ गया, ये 0.08 आ गया, प्लस ये 1/18 है, 1/20 अगर होता, तो 1/20 होता तो ये हमारा 0.05 आता, 0.05 आता। अभी 0.05 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, मान लो 0.052 आ गया, 0.052 आ गया, सही है। मैं अप्रॉक्सीमेट कर रहा हूँ, आप एग्जैक्ट करना कैलकुलेशन इसकी, एलसीएम वगैरह लेके निकालना पूरा तरीके से। डिवाइड बाय 85 इंटू 1000, ये आ जाएगा। तो इसमें आ गया कितना, 0.08, और ये कितना है 0.052, कितना हो जाएगा ये 0.1 में आ जाएगा ना, 0.13 के आसपास कुछ। 0.08 प्लस 0.05 कितना होगा, 0.13, है ना, 0.132 ये आ गया, 132 हो गया, 1.86 इंटू 132 डिवाइड बाई 85, ये आ जाएगा। तो ये अप्रॉक्सीमेटली आ गया 3 के आसपास कुछ आ जाएगा। ये कुछ कैंसिल करेगा इसको, तो 3 के आसपास आ गया, सपोज 3 के आसपास आ गया। डेल्टा टी एफ आ गया 3, डेल्टा टी एफ अगर 3 आ गया तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, देखते ही बोलेंगे -3। डेल्टा टी एफ 3 है तो टी कितना हो जाएगा, -3। ध्यान देंगे इधर कैसे करना है। डेल्टा टी एफ है 3, तो इसको लिखेंगे इम्प्लाइज टी सॉल्वेंट माइनस टी सॉल्यूशन इज इक्वल टू 3। तो टी सॉल्यूशन कितना आ जाएगा,
-3 डिग्री सेल्सियस, सही ना, -3 डिग्री सेल्सियस, ये आ जाएगा इससे। समझ आए कि नहीं है? तो इस तरह से नोट करना। नेक्स्ट नोट करेंगे, नोट जरूर कर लेना ढंग से। सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन कंटेन 2.56 ग्राम ऑफ सल्फर in 100 ग्राम ऑफ नेफ्थलीन गेव, नेफ्थलीन का मेल्टिंग पॉइंट है 80 डिग्री सेल्सियस, नेफ्थलीन का मेल्टिंग पॉइंट कितना है 80 डिग्री सेल्सियस, गेव ए फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ से 0.68 डिग्री सेल्सियस, 0.68 डिग्री सेल्सियस, गिव द फॉर्मूला ऑफ सल्फर। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन हो चुका है, बोर्ड में भी आ चुका है, फॉर्मूला ऑफ सल्फर। आंसर आपको बताइए, ऐसे 8 होता तो 8 आंसर आना है। सॉल्यूशन देखेंगे इसका, मान लेते हैं फॉर्मूला है सल्फर का S इंटू एक्स, तो मास कितना हो गया x इंटू 32, x इंटू 32 हो गया ना मास इसका। एस एक्स, जैसे अगर O2 होता है तो क्या करते हैं 2 इंटू 16, O3 होता है तो क्या करते हैं 3 इंटू 16। अब एस एक्स से तो मास कितना हो गया इसका x इंटू 32, एक्स की वैल्यू निकालनी में, तब x 8 आएगा इससे x। अब देखेंगे, ध्यान देंगे, डेल्टा TF लगाएंगे, KF इंटू एम, डेल्टा TF कितना है, डेल्टा TF कितना 0.68, इसके मेल्टिंग पॉइंट का कोई रूल नहीं है, ध्यान रखना, इसके मेल्टिंग पॉइंट का कोई रूल नहीं है। डेल्टा TF KF कितना है, हाँ KF मैंने सल्फर का दिया नहीं, सॉरी, KF सल्फर का ले लेते हैं 6.8 होता है, 6.8 केल्विन पर मोलर इसका KF है। ध्यान रखना ये किसके लिए है, नेफ्थलीन के लिए, नेफ्थलीन सॉल्वेंट है ना, नेफ्थलीन सॉल्वेंट के लिए KF की वैल्यू है 6.8, तो KF 6.8 और मोलरिटी का फॉर्मूला 2.56 डिवाइड बाय सल्फर का मास कितना है x इंटू 32, 100 ग्राम सॉल्वेंट इंटू 1000, तो 10 आ जाएगा, जैसे 10 25.6 आ गया, तो यहाँ से ये 10 आ गया, तो 250 x इंटू 32 क्या आ गया 256, तो x कितना आ गया 8, x 8 आ गया, तो फॉर्मूला क्या आ गया S8, फॉर्मूला क्या आ जाएगा S8। समझ आएगा कि नहीं है, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा सल्फर का। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन हो चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर हुई बात नहीं है। नेक्स्ट नोट करेंगे, लास्ट में करेंगे, फिर एक टॉपिक रह जाएगा हमारा इसका, ऑलमोस्ट चैप्टर वो हो जाएगा फिर। ध्यान देना, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज should be dissolved in 100 grams of water to produce a solution with 105 degree Celsius difference between boiling point and freezing point। KF और KB वाटर के पता है, KF 1.86 होता है और KB वाटर का 0.52 होता है, सही ना। ये न्यूमेरिकल है, ध्यान देंगे इधर कह रहा है कि कितना ग्राम सुक्रोज डालें पानी के अंदर, 100 ग्राम पानी के अंदर, ताकि जो सोल्यूशन बने उसमें बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट में डिफरेंस कितने का है 105 डिग्री सेल्सियस का। TB माइनस TF कितना है 105 डिग्री सेल्सियस का, डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ जाए तो TB क्या होता है T0 प्लस डेल्टा TB, ये आएगा कि नहीं, कैसे आया, डेल्टा TB होता है T सोल्यूशन माइनस T सॉल्वेंट, तो T क्या आ जाएगा सोल्यूशन का T0 प्लस डेल्टा TB माइनस T डेल्टा TF क्या होता है T फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, तो T क्या आ जाएगा T0 माइनस डेल्टा TF, T0 माइनस डेल्टा TF, तो T0 माइनस डेल्टा TF
टी नॉट माइनस डेल्टा टी एफ, दिस इज टू 105। ध्यान देना, अब क्या ये टी नॉट और टी नॉट सेम है? नहीं, ये दोनों अलग है, ध्यान रखना चीज़ का। रीज़न, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट है, जो जीरो होगा। ये जीरो है, ये 100 है, प्लस डेल्टा टी बी माइनस जीरो माइनस प्लस हो जाएगा डेल्टा टी एफ, दिस इज टू 105। तो यहाँ से आ गया डेल्टा टी बी प्लस डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 5। ये चीज़ आ गई ना। बस आगे तो कैलकुलेशन करनी है, मैं बस फिर भी बता देता हूँ, पर हिंट कैसे कैसे करेंगे क्वेश्चन, समझ आइए कि नहीं। टी बी माइनस टी एफ, टी बी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। टी एफ क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट प्लस डेल्टा टी बी। टी एफ क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस डेल्टा टी एफ। ये फॉर्मूले मैंने बताया हुआ पहले, उससे निकाल लिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे ये 100 है, ये तो जाके माइनस होगा तो कितना रहेगा? 5 रह जाएगा, और ये तो जीरो है ही, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अब डेल्टा टी बी प्लस डेल्टा टी एफ कितना आ गया है? डेल्टा टी बी प्लस डेल्टा टी एफ कितना आ गया है? ये आ गया है 5, यानी के बी प्लस के एफ इंटू मोलरिटी, ये आ गया 5। के बी प्लस के एफ 0.52 प्लस के एफ 1.86, मोलरिटी एक्स मान लिया सुक्रोज का मास, 342 उसका मोलर मास, 100 ग्राम सॉल्वेंट इंटू 1000, दिस इज टू 5। यहाँ से एक्स आ जाएगा, एक्स निकालना है, समझ लेते नहीं है। तो ये न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है, क्लियर। ये न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट थोड़े से क्लियर होने चाहिए इससे। नेक्स्ट टाइम हम करेंगे वेंट हॉफ फैक्टर। न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस जरूर करके रखना, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा। वेंट हॉफ फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और चारों टॉपिक्स कवर होंगे इसके अंदर, सही ना। तो ये न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करके रखना। ओके, थैंक्स।